दोपहर से रात हुई जब बहुत मुश्किल से यशवर्धन सिंघानिया का जला हुआ मुर्दा वजूद बाहर लाया गया। पोस्टमार्टम में ये बात साफ हो गई कि वो जला वजूद यशवर्धन सिंघानिया का ही है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने यशवर्धन के घर रेड से लेकर उसके ब्लास्ट होने तक की बात बताई और यकीन दिलाया कि वो उन गुंडों को भी जरूर पकड़ लेंगे जिन्होंने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए अपनी दुश्मनी निकाली। लंदन पहुंचकर वो बेकरारी से इंस्पेक्टर राणा के फ़ोन का इंतजार कर रही थी। वक्त गुजारी के लिए मोबाइल ऑन किया, हिंदुस्तानी चैनल सर्च करने लगी। एक न्यूज़ चैनल पर उसकी नज़र जम गई। वो किचन में कॉफ़ी बना रही थी जब यशवर्धन सिंघानिया का नाम सुनकर चौंक उठी। फ़ोन हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। ड्रग्स माफिया से संबंध रखने वाले यशवर्धन सिंघानिया अपने दुश्मनों की साजिश का शिकार हुए। पुलिस का कहना है कि यशवर्धन सिंघानिया के घर में पुलिस को गुमराह करने के लिए एक तहखाना भी मौजूद था। छापा मारने पर भारी तादाद में ड्रग्स बरामद हुआ है। वो यशवर्धन सिंघानिया को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने पुलिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। उनका मकसद यशवर्धन सिंघानिया को निशाना बनाना था। यशवर्धन जिस ओर भागा वहां पहले ही प्लान के अनुसार बम रख दिया गया था। ये सुनते ही अनन्या के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वो खड़ी की खड़ी रह गई। ये सब तो उनके प्लान में नहीं था। उसने फौरन इंस्पेक्टर राणा को फ़ोन लगाया। राणा, सॉरी मैडम, आगे से अफसोस से भरी आवाज़ ने जैसे उसे एकदम सन्न कर दिया। सब कुछ प्लान से था मैडम, लेकिन बाद में एसपी साहब ने अचानक, मैं जानता था कि कोई साजिश है। यशवर्धन को वहाँ से निकालना था और अगर वो ना भी निकलते तो एसपी शूट करके सारा इल्ज़ाम गुंडों पर ही डाल देते। यशवर्धन सिंघानिया की मौत उन लोगों ने पहले ही तय कर रखी थी। और यशवर्धन की बॉडी? अनन्या आगे कुछ न कह सकी। हाँ मैडम, वो बॉडी यशवर्धन सर की ही थी। राणा ने जैसे पुष्टि कर दी तो अनन्या ने फ़ोन फर्श पर मारा। यशवर्धन, वो जोर से चीखी। जिंदगी ने एक बार फिर फरेब किया था। उसके जीने का मकसद एक बार फिर छीन लिया था। पहले उसके जीने का मकसद इस देश की सेवा करना था, फौज में शामिल होकर, लेकिन उसकी बीमारी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। उसका मकसद छीन लिया गया था। फिर उसे एक और मकसद मिला, यशवर्धन की संगत, और अब यशवर्धन भी उससे छीन लिया गया था। पहली बार यशवर्धन की गिरफ्तारी पर उसने खुद को बहलाने की नाकाम कोशिश की थी कि वो एक मुजरिम है, उसका यही अंजाम होना था, मगर जल्दी ही कबूल किया कि वो यशवर्धन सिंघानिया से मोहब्बत करने लगी है और वो उसके लिए ज़रूरी हो गया है। वो ज़िंदगी चाहती थी लंबी और सुकून से भरी, खुशियों से भरी, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यशवर्धन था। मगर यशवर्धन एक क्रिमिनल था और वो एक जासूस। उसका दिमाग अतीत में जाकर उलझने लगा। जब वो यशवर्धन के सामने खड़ी थी, शराब की बोतल थामे यशवर्धन को देखकर वो एकदम से हिल गई थी। उसे यशवर्धन से इसी रूप में मोहब्बत हुई थी, मगर उसमें शराब कहीं नहीं थी। वो नशे का आदी नहीं था। वो उसे शराब से दूर करने की नीयत से उस दिन अपना आप उसके हवाले करने पर राजी हुई थी, मगर यशवर्धन के मुंह से अपने लिए ख्वाहिश का शब्द सुनकर साकित रह गई। मोहब्बत में भला कहाँ की गद्दारी थी। वो एक जासूस थी जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, मगर किस्मत ने उसे दूसरी राह पर फेंक दिया था। वो गद्दार नहीं बनना चाहती थी, लेकिन भागने की कोई राह न थी और अब दिल भी भागने को तैयार न था। वो चाहती थी किसी तरह वो सही ठहर जाए, पर जब ऐसा न हुआ तो उसने गलत होने का ही फैसला कर लिया। वो बहुत लंबी ज़िंदगी चाहती थी जिसके लिए खुदगर्ज होना ज़रूरी था, लेकिन उसे खुशियों भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कांटा खुद यशवर्धन सिंघानिया था। वो यशवर्धन से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके काम से नफरत। यशवर्धन की मौत का मतलब अनन्या सिंघानिया की मौत था। वो दिल को मजबूत करते यशवर्धन के उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ कारोबारी काम होता था। यशवर्धन टांगे टेबल पर रखे आंखें मूंदे लेटा था। उसने अनन्या के आने को महसूस कर लिया था, लेकिन आंखें नहीं खोली थीं, क्योंकि उसे पता था जब अनन्या उसके इस रूम तक आई है तो यकीनन कोई बहुत बड़ी वजह होगी और वो अपने आने की वजह अपने आप ही बताएगी। इसीलिए वो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। और अनन्या ने जो शब्द बोले, ऐसा लगा जैसे यशवर्धन के सर पर कोई पहाड़ टूटा हो। अनन्या मिश्रा नाम है मेरा, उसने संजीदगी से बोला था। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ। आर्मी की 1.5 साल की ट्रेनिंग भी ले चुकी हूँ, लेकिन फिर गुर्दे फेल होने की वजह से वो बात अधूरी छोड़ गई। जबकि यशवर्धन अब उसे आंखें खोलकर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं थे। आगे भी खुद बता दो, क्योंकि मेरे पूछने का तरीका तुम जानती हो, यशवर्धन अब ठंडे शब्दों में बोला। अनन्या शुरू से अब तक यशवर्धन को सब बताती चली गई।
बात पूरी होने पर यशवर्धन ने दराज से गन निकालकर सामने टेबल पर रखी। अपना अंजाम जानते हुए भी सब कबूल कर लिया। क्यों? भाग सकती थी, कोई रुकावट नहीं थी। गन लोड करते वो अनन्या के सामने खड़ा हुआ। नहीं भाग सकती थी। जितना भी दूर जाती यशवर्धन सिंघानिया से दूर नहीं जा सकती थी। उसके शब्दों में दर्द था। ये तो है, तुम जहाँ भी जाती मैं तुम्हें ढूंढ निकालता। यशवर्धन ने कड़वाहट से हंसते हुए तंज किया। दूर जा ही नहीं पाती। अगर भाग भी जाती तो खुद को यहीं छोड़ जाती। मोहब्बत हो गई है ना यशवर्धन सिंघानिया से। वो बेबसी से बोली। जानती थी कि मैं मार दूंगा, फिर भी बता दिया। गन की नाल अनन्या के पेट से हल्की सी मिस हुई थी। दूर जाती या भाग जाती तो जुदाई से मर जाती। अनन्या ने पेट का दबाव गन पर और बढ़ा दिया। तुम भी एक फरेब निकली। मुझे नहीं मालूम था मेरा दिल यूं धोखा देगा मुझे। बेबसी से हंसी। अगर ये सब नाटक था तो शादी क्यों? यशवर्धन ने सख्ती से पूछा। कहा तो मोहब्बत। मोहब्बत अब हुई है। यशवर्धन ने उसकी बात काटी। लेकिन बेबस मैं तब भी हो गई थी यशवर्धन सिंघानिया। भगवान जानता है शादी करते वक्त दिल में किसी तरह का गलत इरादा नहीं था। तुमसे शादी करना हमारे किसी प्लान का हिस्सा नहीं था। ये सब मैंने अपने खुद दिल के हाथों मजबूर होकर किया। वो बेबस से शब्दों में बोली। खुद को मेरे हवाले कर देना। हर लड़की के वो नाजुक पल जिन पर सिर्फ और सिर्फ उसके पति का हक होता है, वो पल भी तुमने मुझे सौंपे थे। क्या वो भी बेबसी थी? मेरे हाथ में अपना हाथ भी बेबसी में थमाया था। यशवर्धन का सवाल कड़वा था। नहीं, वो मेरे दिल की ख्वाहिश थी यशवर्धन सिंघानिया। मेरे दिल की ख्वाहिश, मेरे दिल की खुशी। मैंने वो सब किसी नाजुक पल में अचानक या बेबसी में नहीं किया था। अनन्या ने यशवर्धन के कंधे पर हाथ रखकर यशवर्धन के सीने पर अपना सर टिकाया। मोहब्बत है मुझे यशवर्धन सिंघानिया से इतनी कि जिस नाम के आगे सिंघानिया सुनती हूँ मोहब्बत होने लगती है। उसने बहुत मान से कहते हुए यशवर्धन के शब्द उसी को लौटाए थे। जानती हो, मेरा दिल और मेरा दिमाग कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। तुम्हें कबूल करते वक्त भी नहीं। लेकिन वो थोड़ा रुका, फिर हंसा। लेकिन अब दिल कह रहा है तुम्हें छोड़ दूं और दिमाग कह रहा है कि हमेशा के लिए छोड़ ही दूं, क्योंकि तुम्हें जाने देने का हौसला मैं नहीं रखता। कड़वाहट से कहा उसने। यशवर्धन ने अनन्या को पीछे धकेला और कमरे से बाहर निकल गया। अनन्या उसकी आखिरी बात पर पत्थर बनी खड़ी रही। वो उसे तलाक देने की बात कर रहा था। यशवर्धन कमरे में आया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि हर बार की तरह वो गुस्से में बेकाबू नहीं हुआ था। इतनी बड़ी बात हो जाने के बावजूद उसका ठहरा हुआ मिजाज उम्मीद के उलट था। वो सोफे पर बैठकर अपने पाँव देखने लगा। अनन्या, लबों ने हल्की सी हरकत की। मोहब्बत हो गई है यशवर्धन। अनन्या के शब्द उसके कानों में गूंजे। शायद उसने अनन्या पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। हाँ, मोहब्बत जरूर कर बैठा था, क्योंकि दिल हार गया था। अगर वो फरेब था तो उसे फरेब भी कबूल था, लेकिन आज वो खुलकर सामने आई थी। यशवर्धन, अनन्या की आवाज़ पर वो चौंक कर खड़ा हुआ। वो उसे गुस्से में लगी, साथ ही कुछ रोई रोई सी भी। तो क्या वो गुस्सा दिखा रही थी? यशवर्धन सिंघानिया से डरने की बजाय गुस्सा। हाँ, वो लड़की ऐसी ही थी, तभी तो यशवर्धन सिंघानिया की बीवी थी। मैं उससे शादी करूंगा जो बंदूक चलाए नहीं, पर मेरे बंदूक चलाने से डरे भी नहीं। सौम्या से बोले गए उसके पुराने शब्द उसके कानों में गूंजे। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। यही तो हुआ था। बंदूक से न डरने वाली नहीं, बल्कि उसे चलाने वाली मिल गई थी। तलाक दोगे? अनन्या ठंडे शब्दों में पूछने लगी। वो जैसे खुद पर हंस दिया और ना में सर हिला दिया। फिर कौन सी सजा दोगे? वो ना समझी से पूछ रही थी। जब यशवर्धन गहरी नज़रों से देखता मुस्कुराया, शायद मौत से भी बुरी। वो हंस रहा था। अनन्या खामोशी से उसे घूरने लगी। वो समझ न सकी कि ये मजाक है या हकीकत। यशवर्धन, मत करो। वो उसके घुटनों पर हाथ रखकर बैठी थी, आंखें भीग गई थीं। यशवर्धन खामोशी से उसे देखता चला गया। वो तुम्हें मार देंगे यशवर्धन। मैंने बहुत मुश्किल से ज़िंदगी की तरफ लौटने की कोशिश की है, एक बार फिर नहीं। वो रोने लगी। यशवर्धन ने अनन्या का चेहरा थामा। अनन्या रोना छोड़कर उसे उम्मीद से देखने लगी। आगे का क्या प्लान है अनन्या? इस तरह ट्रैप करने का मतलब? अगर यशवर्धन सिंघानिया की जान चाहिए तो ले लो। वो जिस तरह बोल रहा था, अनन्या तड़प गई। अपनी जान कोई नहीं लेता। अनन्या के दर्द से कहने पर यशवर्धन ने नज़रों का रुख फेर लिया। दिल पर चोट गहरी थी कि पल पल बढ़ती जा रही थी। जानते हो यशवर्धन, तुमसे पहले भी वो 2 बड़े डॉन को अपनी साजिश में फंसाकर ख़त्म कर चुके हैं, और अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हारे बाद विष्णु डांगर का।
अरेस्ट नहीं यशवर्धन, इस बार वो मारने का इरादा रखते हैं। सबको किसी न किसी तरह, अब बस वो किसी न किसी तरह तुम तक पहुंच जाएंगे और तुम्हें मार देंगे। तो एकदम यशवर्धन का अंदाज ठंडा हुआ। भाग चलो मेरे साथ, वो मोहब्बत से बोली। यशवर्धन उसकी बात पर हंसा। मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ। वो यशवर्धन को उठता देखकर उसका हाथ पकड़ गई। कहाँ चलूँ? अभी तुमने खुद ही तो कहा कि कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे यश, वो यकीन से बोली। गद्दारी करोगी अपने देश के साथ? उसने ताक कर वार किया था। अनन्या को यशवर्धन से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। मैं गद्दार नहीं हूँ, तड़प कर कहा। फिर? वो आईब्रो उचकाकर पूछने लगा। मकसद यशवर्धन सिंघानिया को मारना है ना, इस इंसानी वजूद को मारना नहीं। यशवर्धन सिंघानिया एक ड्रग स्मगलर को मारना है। वो यशवर्धन की तरफ इशारा करते बोली। और तुम्हें किसने बोला कि मैं ये सब छोड़ दूंगा? वो गुस्से से गुर्राया, पर खुद पर हैरान था कि उसे अनन्या के चेहरे से नफरत क्यों न हुई। इतना सब होने के बावजूद वो लड़की उसके सामने खड़ी ये सब बोल रही थी। तुमने कहा था तुमसे तुम्हारी जात तक जुड़े सारे हक तुमने मुझे सौंपे हैं। तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा यश, हर सूरत छोड़ना पड़ेगा। वो एकदम यशवर्धन का गिरबान पकड़ती चिल्लाई और यशवर्धन दंग रह गया। उसने उसके हाथ अपने कॉलर से हटाकर अपनी कमर पर मोड़ दिए। मैं तुमसे अभी और इसी वक्त सारे हक वापस लेता हूँ। खुद से परे धक्का देते वो नागवारी से बोला। तो फिर जान भी ले लो यश। अगर मैं जिंदा रही तो तुम्हें अपने अंदर के उस मुर्दा जमीर को निकाल कर फेंकना होगा। तो मर जाओ, वो भी बराबर का बोला। अनन्या खामोशी से देखती रही। अफसोस है मुझे अपने स्वर्गीय ससुर जी पर। अगर वो जिंदा होते तो कभी तुम्हें इस रूप में देख नहीं पाते। मरने के बाद भी उनकी आत्मा तड़प रही होगी, सिसक रही होगी। हार गए वो तुम्हारी परवरिश करने में, तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान पैदा करने में। गम और गुस्से से अंदाजा न हुआ कि वो क्या बोल गई। अगले ही पल यशवर्धन ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। सुनने में बुरा लग रहा है, पर तुम ये सब कर रहे हो यशवर्धन। हकीकत ना पसंद करने से वो तुम्हारी पसंद में ढलेगी नहीं। बस कर दो यशवर्धन, तुम खुद भी थक चुके हो। मेरे पहलू में सुकून से लेटने के बावजूद मैंने तुम्हें रातों को करवटें बदलते देखा है। कुछ पल का सुकून हासिल करते हो मुझसे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम बेसुकून रहते हो। तुम्हारी दराज में नींद की गोलियां देखी हैं मैंने, तुम्हारी आंखों में बेचैनी देखी है मैंने। तुम थक गए हो यशवर्धन, वो रो पड़ी। यशवर्धन की पकड़ उस पर ढीली हुई आंखों में खुद ब खुद नमी उतरी। तुम सबसे ज़्यादा सौम्या से मोहब्बत करते हो, मैंने देखी है तुम्हारी मोहब्बत। लेकिन वो मोहब्बत एक तरफा नहीं है। सौम्या को भी तड़पते देखा है मैंने तुम्हारे लिए। तुमने उसे खुद से दूर भेज दिया, उसका क्या कसूर है? उसे नहीं चाहिए ये पावर, ये दौलत और पैसा। उसे एक सहारा चाहिए, भाई की सूरत, जो गुंडा ना हो बल्कि उसकी एक आम इंसान बनकर हिफाजत करे। अगर इन सब में तुम्हें एक भी फ़ायदा है तो मुझे बताओ। वो यशवर्धन को कमज़ोर पड़ते देखकर उसके सीने से लगी धीरे आवाज़ में बोली। गैर इरादी तौर पर यशवर्धन ने सुन्न होते अपने हाथ उसके आसपास लपेट लिए थे। यशवर्धन की बाहों का घेरा मजबूत देखकर उसके होंठ मुस्कुराए थे। यशवर्धन के सीने पर उसके दिल की जगह पर होंठ रखकर वो धीरे से मुस्कुराई। यशवर्धन उसके समझाने पर उसकी बात मान गया था, सब कुछ छोड़ने को राजी था। वो इतनी जल्दी मान गया अनन्या के लिए हैरानी भरा था, पर शायद दुआएं ऐसे ही स्वीकार हो जाती हैं। प्लान के अनुसार सिर्फ राणा से मदद ली गई थी। उसी वक्त यशवर्धन ने अगले ही दिन आर्यन की मां से बात करके उनके सामने आर्यन के किरदार को साफ किया था और उसके साथ ही उसकी मां को न्यूयॉर्क भेज दिया था। वो तो प्लान के अनुसार बच जाता, बाकी उसके नौकर थे, उनको भी ज़्यादा मुश्किल पेश ना आती। तानिया तो थी ही पुलिस वाले की बेटी, अब बचे थे रानी और सागर। सागर पहले ही जा चुका था। रानी को भी समझा बुझाकर उसने लंदन भेजने की तैयारी कर दी थी और अब सौम्या की हिफाजत वो अपना फर्ज समझता था। सौम्या को न्यूयॉर्क भेजने पर अनन्या हैरान हुई थी, लेकिन यशवर्धन की वजह बताने पर खामोश भी हो गई। उसके बाद प्लान के अनुसार यशवर्धन के कमरे में चिप्स लगाई गई और फिर हफ्ते भर में सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथों पहुंच गई। इंस्पेक्टर राणा के जरिए उन्हें पुलिस के प्लान का मालूम हुआ कि यशवर्धन सिंघानिया का इनकाउंटर करके उसकी लाश को कहीं भी दफन कर दिया जाएगा। फिर यशवर्धन सिंघानिया के खिलाफ सारे सबूत मीडिया के सामने लाकर ये साबित किया जाएगा कि वो कहीं छुप गया है, जिसे पुलिस जल्द से जल्द तलाश कर लेगी। जिस रात पुलिस ने यशवर्धन को हिरासत में लिया, उसके अगले दिन ही इंस्पेक्टर राणा उसे फरार होने में मदद करने वाला था। वहां से फिर यशवर्धन की गाड़ी पर छोटा सा ब्लास्ट होना था।
जिसमें यशवर्धन की जगह मनोहर के मैनेजर का वजूद होना था और अनन्या अपने सारे रिकॉर्ड ख़त्म करके लंदन जाने वाली थी। वहाँ उसे यशवर्धन अपनी नई पहचान से मिलता। पुलिस फिर इस मामले में बेबस हो जाती। गिरफ्तारी से एक दिन पहले अनन्या अपने पापा से भी मिलने गई थी। जब हकीकत सुनने के बाद उन्होंने अफसोस, गम और गुस्से से अनन्या के मुंह पर थप्पड़ मारा था। अफसोस है मुझे तुम पर। मैं तो तुम्हें एक समझदार लड़की समझता था, इसीलिए तुम्हें अपने फैसले लेने की इजाज़त दी, लेकिन तुम। वो दुख से बोलते बोलते रुक गए। आपने कहा था कि इंसान की ज़िंदगी बेमकसद नहीं होती। मैंने इतने समय में ये जाना कि यशवर्धन सिंघानिया मकसद नहीं, मेरी खुशी है। वो तड़प कर बोली, ये खुशी है तुम्हारी? वो गुस्सा बर्दाश्त करते लाल हुए थे। खुशी नहीं, जिंदगी। मैं उस वक्त जिंदा रह गई थी शायद कि फ़ौज में जाना सिर्फ मकसद था, इसीलिए। लेकिन यशवर्धन सिंघानिया ज़िंदगी बन चुका है। यकीन करें, मैं उसके मामले में खुद से नहीं जीत सकती। मैंने शादी कर ली दिल की रजामंदी पर। मैं इतनी बेबस हो चुकी हूँ कि खुद पर बस नहीं रखती। वो रोते हुए कह रही थी। वो खामोशी से देखते चले गए। तुम जानती हो तुमने अपने लिए क्या फ़ैसला लिया है? वो हैरत से बोले, जानती हूँ। खुशियों पर मेरा भी तो हक है ना। ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें देखने के बाद मैं एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहती हूँ, जिसका सुकून यशवर्धन सिंघानिया है। और तुम अपने साथ जुल्म कर रही हो। मुझे इस बात का सुकून रहेगा पापा कि अपने साथ जुल्म करने वाली मैं खुद थी। मैं नहीं छोड़ सकती यशवर्धन को। मेरा भगवान जानता है मैंने बहुत कोशिश की, पर अब नहीं। प्लीज़ एक मौका और दे दें, हर बार की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने का, अपने लिए एक आखिरी फ़ैसला लेने का। अगर इस फैसले में नुकसान हुआ तो वादा करती हूँ आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं अगले नफ़ा नुकसान के लिए बचूंगी ही नहीं। वो रोते हुए बोली तो वो खुद भी बेबस होते उसके सामने बैठ गए। वो मुजरिम है, बहुत बड़ा स्मगलर था। वो जल्दी ही उनकी बात काटकर पूरी कर गई। उन्होंने खामोशी से अपनी बेटी को देखा। वो सब छोड़ चुका है पापा। वो करीब होते उनके घुटने पर सर रख गई। वो छोड़ चुका है, पर कोई और उसे छोड़ने नहीं देगा। तुम जानती हो ना कि पुलिस वालों का आगे का क्या प्लान है? वो अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखते उसको समझाने लगे, सब सही हो जाएगा, यकीन करें। वो मुस्कुराई। उसके पापा मान चुके थे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। अनन्या के आंसू साफ करते बेबसी से बोले, और मैं यकीन रखती हूँ। कहते हुए वो उनके घुटने पर सर रख गई और फिर अपने प्लान के बारे में उन्हें बताने लगी। उसने हमेशा के लिए लंदन जाने पर वो नाराज़ भी हुए थे और ख़ुद भी साथ जाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए कुछ नहीं बोले। प्लान के अनुसार यशवर्धन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन एसपी ने इंस्पेक्टर राणा की जगह यशवर्धन की निगरानी के लिए एसएचओ सूरज को तैनात कर दिया। अगले दिन ही इंस्पेक्टर राणा को पता चला कि प्लान बदल चुका है। अब यशवर्धन सिंघानिया को जेल में नहीं मारा जाएगा। उसे एक भी ऐसा मौका न मिला कि वो यशवर्धन से बात भी कर सकता। यशवर्धन सिंघानिया को ले जाते वक्त जब रास्ते में गुंडों ने हमला किया तो यशवर्धन को इंस्पेक्टर राणा के रोकने के बावजूद वो रोक नहीं सका। वो सड़क पार करके वीरान जंगल जैसे इलाके में दाखिल हो गया। उसने पीछे परेशानी से एसपी को हंसते हुए देखा था। गुंडे एसपी से हाथ मिलाते फरार हो रहे थे। एसपी का ध्यान वहां होने वाले धमाके ने खींचा। मीडिया को खबर भी पुलिस के प्लान के अनुसार दी गई थी और फिर सब कुछ एसपी के प्लान के अनुसार हुआ। डीएनए रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई कि मरने वाला कोई और नहीं, यशवर्धन सिंघानिया था। नीचे जमीन पर लेटे लेटे रोते रोते अनन्या बेहोश हो चुकी थी। कुछ दिनों पहले हुई कार्रवाई, उनके प्लान, यशवर्धन सिंघानिया से की गई बातें, शुरू से लेकर आखिर तक कई पल उसके दिमाग पर चलते रहे। वो बेहोशी की हालत में कभी मुस्कुराती तो कभी रोने लगती। अकेली तन्हा एक बार फिर धोखा हुआ था, शायद जिंदगी का सबसे बड़ा फरेब। वो अस्पताल में बैठा चाय पी रहा था। सुबह से ही सर में दर्द था। वो अगर सौम्या के रवैये पर खुश था कि वो आगे से कुछ नहीं कहती थी, तो उतना ही अपनी माँ के रवैये पर मायूस। वो सौम्या पर तंज करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती, लेकिन उनकी इन्हीं बातों पर सौम्या की खामोशी उसे आर्यन के करीब ले आई थी। फ्री वक्त हो या बिजी, लेकिन हर पल वो उसके ख्यालों में छाई रहती। माँ के आ जाने से उसको अब जॉब की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन उसके बावजूद सौम्या उसकी जिम्मेदारी थी। वो जानता था कि वो बहुत खुददार है। अगर यशवर्धन उसे मजबूर न करता तो वो कभी भी उसके पैसों का एक निवाला भी नहीं खाती। वो अपनी ही सोचों में गुम था जब उसके दोस्त मयंक का फ़ोन आया। हाँ बोलो मयंक, थके शब्दों में कहा। तुम कहाँ हो इस वक्त? मयंक के अंदाज में एक अजीब सी खामोशी थी।
अस्पताल में हूँ। क्यों, सब ठीक? और भाभी कहाँ हैं? दोबारा सवाल किया। घर पर है। क्यों, खैरियत? क्यों पूछ रहे हो? परेशानी से पूछा। यशवर्धन सिंघानिया के मरने का पता चला। आर्यन को एक झटका सा लगा। वो बेयकीनी से एकदम सीधा हुआ। क्या कह रहे हो? यशवर्धन सिंघानिया मर गया है, न्यूज़ देखो। कहने के साथ ही मयंक ने कॉल कट कर दी। कुछ पल तो आर्यन सन्न बैठा रह गया। उसको यशवर्धन के मरने पर किसी तरह का अफसोस नहीं था, लेकिन दिल में डर जरूर था कि सौम्या के बारे में। वो इतने समय में सौम्या और यशवर्धन सिंघानिया की मोहब्बत का अंदाज़ा लगा चुका था। उसे यशवर्धन की मौत की खुशी भी नहीं हुई थी। सौम्या का रिएक्शन सोचकर उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो तेजी से कमरे से निकलते अस्पताल से बाहर चला गया। आधे घंटे बाद घर के बाहर खड़े होकर डोरबेल बजाई। दरवाज़ा माँ ने खोला था। अरे बेटा, जल्दी आ गए, सब खैर तो है ना? आर्यन के चेहरे पर परेशानी देखते वो भी परेशान हुई। सौम्या कहाँ है मामा? अंदर की तरफ बढ़ते हुए बेचैनी से पूछा। महारानी कमरे से बाहर ही नहीं निकली हैं सुबह से, सर झटकते हुए तंज किया। लेकिन आर्यन नज़रअंदाज किए कमरे में गया। कमरा खाली था। बाथरूम देखा, वो भी खाली था। वो परेशानी से कमरे से बाहर निकलने लगा जब बेड के दूसरी तरफ उसे सौम्या के बाल नजर आए। वो तेजी से उसकी तरफ आया। आर्यन की माँ भी आर्यन को परेशान होते देखकर कमरे में आई थी। वो सौम्या की तरफ आया तो आंखें बंद कर गया। मोबाइल एक तरफ पाँव के पास गिरा था। फ़ोन की स्क्रीन पर यशवर्धन सिंघानिया की तस्वीर थी। वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। चेहरा आंसुओं से भीगा था। आंखों से आंसू आते थोड़ी से टपक रहे थे। आंखें सूजी हुई थीं। सौम्या? सौम्या ने नज़र उठाकर आर्यन को देखा। आंखों की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। अगले ही पल वो झटके से आर्यन के गले लगी और एक बार फिर तड़प तड़प कर रोने लगी। आर्यन भाई। वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। आर्यन उसके पीठ पर थपकी देता अपनी माँ को देखने लगा, जो खामोश खड़ी थी। मामला वो भी समझ चुकी थी। कुछ पल के बाद वो झटके से आर्यन से दूर हुई। उसकी हिचकियाँ तेज होने लगीं। आर्यन को समझ न आया वो क्या करे। जब कुछ समझ न आया तो उसके पास बैठते उसे समेटना चाहा, लेकिन वो बुरी तरह उसके हाथों को झटक गई। कुछ देर के बाद आर्यन जबरदस्ती उसे अपनी बाहों के घेरे में लिए उसका सर थपकने लगा और सौम्या के रोने में और भी तेजी आ गई। आर्यन को नोचते हुए वो जैसे सब कुछ तबाह कर देने के लिए तैयार थी। खुश हो जाओ तुम, हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। झटके से आर्यन को दूर धकेलते वो चिल्लाई थी। आर्यन हैरान सा उसे देखे गया। उसने कब ऐसी इच्छा की थी? अब तुम आज़ाद हो आर्यन, मेरा कोई नहीं रहा। अब तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मुझे मार पीट सकते हो, मेरी चमड़ी भी उधेड़ सकते हो, या वो एकदम पागलों की तरह चिल्लाते चिल्लाते उसे थप्पड़ मार गई। या चाहे तो तलाक भी दे सकते हो, धीमे से कहते आखिरी शब्द भी पूरे कर दिए। आर्यन सख्ती से होंठ एक दूसरे में भींच गया, मुट्ठियां कसकर बंद कर गया। सौम्या। वो सौम्या के करीब जाने लगा, उसे यकीन दिलाने लगा कि वो सिर्फ उस वक्त गुस्से में था। लेकिन सौम्या के बीच में चिल्लाने के कारण रुकना पड़ा। भगवान के लिए आर्यन, मुझसे हमदर्दी मत करना। मैं कमज़ोर हरगिज नहीं हूँ। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्या कह रही है। बस मेरी ताकत मुझे छोड़ गई। ज़मीन पर गिरते वो ज़मीन को मुट्ठी में जकड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर अपना हाथ ज़मीन पर रगड़ते तेजी से रो पड़ी। उसे यूँ रोते देखकर आर्यन की आंखें भी भीग गईं। मैं लावारिस हो गई, वो एक बार फिर सिसकी और अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसके शब्दों पर आर्यन तड़प गया। ऐसे कैसे वो लावारिस हो सकती थी? वो उसकी बीवी थी, उसकी ताकत तो वो खुद था, तो वो खुद को कैसे कमज़ोर समझ सकती थी? आर्यन की माँ, जो तब से पीछे खड़ी खामोशी से आर्यन को देख रही थी, आर्यन को पीछे करते खुद सौम्या के पास बैठी। सौम्या चेहरा हाथों में छुपाए हिचकियाँ भर रही थी। उन्होंने सौम्या के करीब बैठते नरमी से सौम्या का सर अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे सौम्या की पीठ सहलाने लगी। नरम स्पर्श पाकर वो और भी सिसकने लगी। कुछ देर के बाद आर्यन कमरे से निकल गया। उसे खुशी थी कि उसकी माँ ने उसकी बीवी के साथ समझौता कर लिया था और तकलीफ में उसके साथ थी। एक हफ्ते के बाद लावारिस, सौम्या को देखते संजीदगी से दोहराया। तुम्हारा पति अभी जिंदा है सौम्या, फिर भी लावारिस कैसे? सौम्या को पीछे करते अफसोस से पूछा। सौम्या ने शिकवा भरी नज़रों से उसे देखा। वो सौम्या का गम समझता था, इसीलिए एक हफ्ते से उसके आंसू बड़ी ही नरमी से पोंछ रहा था। लेकिन सौम्या के मुंह से निकलने वाले शब्द लावारिस उसके लिए बहुत तकलीफ भरे थे। लेकिन मेरा भाई, सौम्या कहने लगी, जब आर्यन उसकी बात बीच में काट गया। जिनके भाई बहन मर जाएं, लावारिस वो नहीं होते। हाँ, जिनके पति मर जाएं वो खुद को बेसहारा जरूर कह सकती हैं।
शादी के बाद लड़की का सबसे मजबूत सहारा उसका पति होता है, भाई नहीं। सौम्या का हाथ थामते नरमी से कहा। सौम्या की आंखों से आंसू टूटा, आर्यन के हाथ पर गिरा। मैंने हर रिश्ते की मोहब्बत उनसे ही पाई थी। मोहब्बत से तो खाली हो गई सौम्या सिंघानिया, लावारिस हो गई सौम्या सिंघानिया। आर्यन के हाथ से अपना हाथ खींचकर बोली। कैसे समझाती वो कि यशवर्धन सिंघानिया की उसकी ज़िंदगी में क्या हैसियत थी। उसका हर रिश्ता यशवर्धन था। वो शहजादी थी तो उसे शहजादी बनाने वाला यशवर्धन था। सबसे खूबसूरत मोहब्बत का एहसास भी पति की मोहब्बत का होता है सौम्या। सौम्या का चेहरा थामे वो अफसोस से मुस्कुराहट लिए बोला। लेकिन सौम्या सिंघानिया उससे वो तकलीफ की हदों को छूते हुए कहने लगी कि जब आर्यन ने एक बार फिर उसकी बात बीच में काट दी। लेकिन ये सौम्या सिंघानिया उस मोहब्बत से माला माल है कि सौम्या सिंघानिया अगर एक मोहब्बत भरी नज़र उठाकर अपने पति को मोहब्बत की नज़र से देखे तो उसे हर रिश्ते की मोहब्बत से ज़्यादा ऊपर पाएगी। यशवर्धन सिंघानिया अपने भाई के साथ माँ बाप बहन की मोहब्बत देता था, लेकिन अगर सौम्या सिंघानिया एक बार भरोसा करे तो उसका पति उसे माँ बाप, बहन, भाई, सहेली, तमाम मोहब्बतों की कमी पूरी कर देगा। सौम्या का चेहरा थामे वो इजहार मोहब्बत कर रहा था। ना ही उसने इजहार मोहब्बत के लिए कोई रोमांटिक जगह चुनी थी, ना ही उस पर गुलाब बरसाए थे, और ना ही ये मौका इजहार का था। लेकिन इसके बावजूद आर्यन को सबसे बेहतरीन वक्त लगा था, और इसका अंदाजा उसे सौम्या की आंखों से बहते आंसू देखकर हो रहा था। वो रोते हुए झटके से आर्यन के गले लगी। एक हफ्ते से वो घुट घुट कर रो रही थी। ये समझने लगी थी कि वो जहाँ थी वहाँ सब उसके भाई की मौत से खुश होंगे, उसे बेबस और बेसहारा देखकर हंस रहे होंगे। अब उसे कमज़ोर जानकर उसकी ज़िंदगी का वो कड़वा रूप दिखाएंगे। लेकिन आर्यन की बातों ने उसके पत्थर होते दिल पर ऐसी चोट लगाई थी कि उसके अंदर साफ और वफादार मोहब्बत का एक चश्मा फूट पड़ा था। आर्यन, लेकिन यशवर्धन भाई। एक हफ्ते के बाद वो इस तरह रोई जैसे पहले दिन भी नहीं रोई थी। आर्यन उसकी पीठ थपकने लगा। उसने सौम्या को चुप नहीं करवाया, बस खामोशी से उसके आंसुओं की नमी अपने सीने पर महसूस करने लगा। 2 महीने के बाद तनु, वो अपनी माँ के सिरहाने बैठी चम्मच से सूप उनके मुंह में डाल रही थी। जिस्म पूरा कम्बल में छुपा था। तानिया के अगवा होने के 2-3 दिन बाद ही उन्हें शायद पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण उनका आधा शरीर बेजान हो गया था। डॉक्टर की लगातार मेहनत और मिथिलेश जी की मोहब्बत के कारण वो इतना सही हो गई थी कि वो बोलने लगी थीं, हाथ भी हरकत करने लगा था, लेकिन चलने फिरने से मजबूर थीं। हंसना बोलना तो जैसे भूल गया था। जब तानिया को वापस घर लाया गया तो वो पहले तो यकीन न कर सकीं, और जब यकीन हो गया कि दरवाजे पर खड़ी लड़की उनकी बेटी तानिया है तो अपनी बेबसी पर रो पड़ी थीं कि अगर चलने फिरने की ताकत होती तो एक पल में बेटी तक पहुंचकर उसे खुद में भींच लेती। उसने बिना कोई बात छुपाए अपने साथ अगवा होने के बाद हुई सारी बातें बताई थीं। हाँ, लेकिन वो ये सब बताते हुए रोई नहीं थी, शायद पत्थर हो चुकी थी, और एक तरह से ये अच्छा साबित हुआ था। अगर वो उसे टूटी बिखरी हालत में मिलती, जैसी हालत में वो यशवर्धन सिंघानिया को मिली थी, तो शायद बिस्तर पर पड़ी माँ के साथ बाप भी अब तक मर चुका होता। लेकिन अपनी बेटी को इतना मजबूत देखकर वो खामोश हो गए थे। कुछ समझ न आया क्या करें, हौसला कैसे देते, जबकि सामने बैठी लड़की को किसी तरह के हौसले की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मिथिलेश जी अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उनकी दुश्मनी की वजह से हुआ था, जबकि तानिया को ये गम अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि जो माँ बाप पहले मिलने को तड़प रहे थे वो उसके साथ हुए जुल्म को सुनकर खामोश थे, बिल्कुल खामोश। मोहब्बत और हमदर्दी के 2 बोल भी नहीं बोले थे, ना ही गले लगाकर 2 आंसू बहाए थे। जबकि जो माँ उसे देखकर रो रही थी वो भी खामोश हो गई थी। अपने कमरे में आकर वो खुद भी हंसी थी। अपने वजूद में छुपे ऐब, अपनी हकीकत जानने के बावजूद वो उम्मीद जो लगा गई थी कि उसके माँ बाप उसे अपना लेंगे, लेकिन जब शायद उसका बाप उसकी पहचान अपनी बेटी की हैसियत से करवाने से भी बच रहा था, उसका दिल एक बार फिर हर चीज़ से उदास हो गया था। कमरे में सारा दिन बंद रहती, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को दवाई देने और खाना खिलाने के वक्त बाहर निकलती थी। हर दिन खुद को समझाने के बाद भी वो रोज़ ही ये ख्वाहिश करती कि एक बार गले से लगाकर उस पर जो बीती उसके माँ बाप उसका गम हल्का कर दें। वो मजबूत थी, फिर भी खुद को हमदर्दी का हकदार समझने लगी थी।
जबकि दूसरी तरफ उसके माँ बाप उसकी खामोश और खिंचाव भरे रवैये को महसूस करते उसे वक्त दे रहे थे। जो उसके साथ हुआ वो उनके लिए कबूल करना आसान नहीं था। बेटी के अतीत ने ऐसी चोट लगाई थी कि रातों को नींदें तक हराम हो गई थीं। खानदान वाले मिलने आए थे। हमेशा मोहब्बत की नज़र से देखने वालों की आंखों में उसने अपने लिए सवाल और उत्सुकता देखी थी। उसके माँ बाप से हर कोई ये सवाल कर रहा था कि वो साल भर कहाँ थी, किसके साथ थी। कई लोगों का कहना था कि वो भाग गई थी। उसके माँ बाप ने न जाने क्या जवाब दिए थे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यशवर्धन के घर में रहती वो खुद को काफ़ी हद तक मजबूत कर चुकी थी। उसे ख्यालों में खोया देखकर मिथिलेश जी ने उसे फिर से पुकारा था। बाप की पुकार पर उसने चम्मच वापस प्याले में रखकर पलटकर मिथिलेश जी की ओर देखा। सूप रखो और अपनी माँ को अपनी मदद से व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर लाओ, वो हुक्म देते बाहर निकल गए। अब न जाने कौन आया था उससे मिलने। वो जब से आई थी जाने अनजाने सागर के आने की दुआएं करती थी। अपने जज्बात वो सबसे छुपा गई थी, पर खुद से कैसे छुपाती। सागर वो इंसान था जिसकी वजह से वो आज इतनी कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटी थी। वो तो मर जाना चाहती थी, पर अगर जिंदा थी तो सिर्फ और सिर्फ सागर की वजह से। अलग था वो इंसान सबसे, उसका बिना किसी भाव से, उसका वो नरम अंदाज। काश कि वो एक बार लौट आता, सिर्फ एक बार, और उसे जी भरकर वो देख लेती। लेकिन वो क्यों लौटता? उसे तो सिर्फ हमदर्दी थी। वो उसके लिए भगवान की तरफ से भेजा गया कोई मेहरबान इंसान साबित हुआ था। वो अपनी माँ को व्हीलचेयर पर बिठाने के बाद बाहर आई। व्हीलचेयर थोड़ी ही बाहर आई थी कि हर तरफ अंधेरा हो गया। पापा, उसने परेशानी से पुकारा। माँ को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकली तो लॉन्ज एकदम से रोशन हो गया। अक्सर होता है, अचानक अंधेरा छा जाता है, फिर उजाला हो जाता है। जैसे तुम गई थी तो ऐसे ही अंधेरा हुआ था और अब फिर रोशन हो गया है सब। माँ की आवाज़ पर पलटकर उसने माँ को देखा तो वो मुस्कुराती हुई उसे ही देख रही थी। क्या वो उसे रोशनी कह रही थी? अब भी वो कुछ पल खामोश रही। अब आ भी जाओ तनु। अपने बाप की झुंझलाती आवाज़ पर वो होश में आई और अपनी माँ की तरफ बढ़ी। वो व्हीलचेयर को थामे उनके पीछे जाने लगी जब माँ ने हाथ आगे करके उसके सामने कर दिए। वो ठहरकर सवालिया नज़रों से माँ को देखने लगी। उनका इशारा समझते हुए उसने मजबूती से उनका हाथ थामा। जब वो तनु को हैरान करती अपने पाँव पर खड़ी हो गई। चलो तनु। तनु को हैरान छोड़कर वो ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी। तनु भी उनके पीछे बढ़ने लगी। एक अजीब सी बेचैनी तनु के वजूद में फैल गई। बेख्याली में उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, फिर एकदम ठिठक कर रुकी। हैप्पी बर्थडे तनु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तनु। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही माँ बाप को अपनी सालगिरह की खुशी मनाते देखा तो उसके कदम थम गए। कमरे के बीच टेबल पर एक केक रखा था। लाख कोशिश के बाद भी आंखों के कोने गीले होने लगे। होंठ आपस में बंद किए कमरे से निकलने लगी। जब अंदर खड़े दोनों की मुस्कुराहट सिमट गई। मिथिलेश जी तेजी से बाहर निकलते तनु के सामने आए। माँ भी परेशानी से धीरे धीरे कदम उठाती बाहर आई। डॉक्टर ने कहा था पाँव पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना। तनु, उन्होंने सामने खड़े होते तकलीफ से उसे देखा। 2 महीने हो चुके थे उसे वापस आए, लेकिन वो तो एक रोबोट की तरह हो गई थी। वो समझते थे कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो सही हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो खुद पहल कर दी, लेकिन उसका यूं मुंह फेरना नए दर्द से उन्हें 2-4 कर गया था। मेरी बर्थडे क्यों मना रहे हैं? कड़वाहट से पूछा। क्या मतलब क्यों मना रहे हैं? इसी महीने की इसी तारीख को पैदा हुई थी तुम। मिथिलेश जी ने नरमी से जवाब दिया। आप मेरी पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, जबकि आपको तो गम मनाना चाहिए मेरे पैदा होने का। वो रोना नहीं चाहती थी, पर यहाँ खुद को मजबूत रखने में नाकाम हुई। सामने रोने के लिए कंधा था जिस पर वो बचपन में सवारी करती थी। क्यों मनाना चाहिए मुझे गम तुम्हारी पैदाइश का? तनु की बात उन्हें बहुत चुभी थी। उनका अंदाज सख्त हुआ। मनाना चाहिए क्योंकि मेरा अस्तित्व आपकी इज्जत पर एक धब्बा है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। आपको इस बात का गम मनाना चाहिए कि मैं वापस क्यों लौटी। जिस हालत में लुटकर वापस लौटी, उस हिसाब से तो मर जाना चाहिए था मुझे। मैं खुद सामने नहीं आई आपके, मैं आना भी नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं। लेकिन तनु माँ की तड़पती पुकार पर अपनी माँ की ओर देखने लगी, जो भीगी आंखों से उसे तकलीफ से देख रही थी, जबकि उसकी बातों ने मिथिलेश को एकदम पत्थर कर दिया था। क्या जवाब दिया आपने लोगों को कि कहाँ थी मैं इतने समय तक?
क्या हुआ था मेरे साथ? क्या झूठ बोला आपने लोगों से? कैसे मुंह छुपाया इस बदनामी से? वो न जाने क्यों इस कदर कड़वी होकर कुछ भी बोल रही थी। कौन सी बदनामी? कैसी बदनामी? मिथिलेश जी ने उसके बाजू से दबोच कर उसका रुख अपनी तरफ किया। तानिया नाम की बदनामी, जो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में फांस बनकर लौटी है, जो हमेशा आपको चुभती रहेगी। आज सामने खड़े होकर आंखों में देखते हुए वो बात कर रही थी। मैं बताऊं कि क्या बताया लोगों को? क्या झूठ बोला मैंने? तनु के बाजू पर सख्त पकड़ करते हुए सख्ती से पूछा। माँ ने आगे बढ़कर छुड़ाना चाहा, पर मिथिलेश जी के घूरने पर वो रुक गई। तनु जो इतने जख्म सह चुकी थी, बाजू से उठती तकलीफ उसके लिए कुछ भी नहीं थी। मैंने झूठ बोला। मैंने झूठ कहा कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। मैंने उन्हें बताया कि वो अपने बाप की दुश्मनी में अगवा हुई और फिर उसने वो सब सहा जो आम लड़कियां सह नहीं पाती और जान दे देती हैं। मैंने ये कहा कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, उसने जान नहीं दी बल्कि ले ली। मैंने लोगों से कहा कि मेरी बेटी पवित्र है, क्योंकि उसने किसी लड़के से आशिकी नहीं की और ना ही उसके साथ फरार होकर मेरी इज्जत पर दाग लगाया। मैंने बताया लोगों को कि मेरी बेटी मजलूम है, मासूम है, जुल्म का शिकार हुई। मेरी बेटी वो है जिसने जालिमों को जुल्म की हद दिखा दी और उनके जिस्म से बोटी बोटी नोच ली। तानिया की आंखों से आंसू बूंद बूंद गिरने लगे। यही हाल मिथिलेश और उनकी बीवी का था। मैंने सर नहीं झुकाया, ये सर उठाकर बताया लोगों को कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की। मेरी बेटी पवित्र होने के साथ एक बहुत ही हिम्मत और बुलंद हौसले वाली बेटी है। मैंने कहा मेरी बेटी मेरा गर्व है, मेरा सुकून है। बोलने के साथ उसके माथे पर होंठ रख दिए। मिथिलेश के आंसू तानिया के माथे पर होंठ रखने के कारण तानिया के गाल पर गिरे। वो जो पत्थर बनी खड़ी थी, तड़प कर बाप के सीने से लगते रोने लगी। रोते रोते आवाज़ तेज हो गई। कई पल सरकते गए और वो दहाड़े मारते मारते रोती गई। वो तीन तीन थे पापा, वो बताने लगी, जबकि मिथिलेश के सीने में धड़कता दिल जैसे किसी ने पाँव में कुचल दिया। सख्ती से वो आंखें मीच गए। मैं आपको पुकारती रही, आप क्यों नहीं आए? वो शिकवा कर रही थी। मिथिलेश जी का कलेजा मुंह को आया। वो बहुत जालिम थे पापा। माँ ने तानिया की पीठ पर अपना सर टिका दिया। कितना मुश्किल था ये सब सुनना। फिर उनकी फूल जैसी बेटी तो सह कर आई थी। वो टॉर्चर करते थे मुझे, सिगरेट से मेरा वजूद जलाते थे। वो एक एक कर सब बताने लगी। आज भी वो पहले दिन की तरह रो रही थी, बुरी तरह तड़प रही थी। दिल में जो दर्द था, जिसे अंदर दबाते मजबूती का खोल चढ़ाया था, वो चटकने लगा था। अगर अभी कोई देखता तो एक कमज़ोर तानिया थी जो अपने माँ बाप से शिकायत कर रही थी। तनु बस करो, पीछे से लिपट कर माँ ने तड़प कर कहा। फिर पता है पापा क्या हुआ? वो आया था और फिर वो मुझे निकाल कर लाया वहाँ से। कौन? माँ ने तड़प कर पूछा। यशवर्धन सिंघानिया। उसकी आंखों के सामने यशवर्धन के बाद सागर का चेहरा घूमा। उसने ये नहीं बताया कि वो मजबूत नहीं थी। खुदकुशी की कोशिश उसने भी की थी और कई बार की थी, लेकिन फिर उसे बिना रिश्ते के एक मजबूत सहारा मिला। सागर की याद आते ही उसकी आंखें एक बार फिर बरसने लगीं। वो भी तो जालिम था। एक बार मजबूत करके फिर छोड़ गया था, कमज़ोर करने के लिए। लेकिन उसका भी क्या कसूर? वो तो उसका भला करने आया था और भलाई करके चला गया था। कसूर तो उसके दिल का था, जो अपनी हैसियत जानने के बाद भी उसकी जिद लगाए बैठा था। फिर मैंने उन लोगों को नोच लिया, मौत के लिए तरसा दिया। उन्होंने मेरे वजूद के कुछ हिस्सों को जलाया था, मैंने उनके कुछ हिस्से भी नहीं छोड़े। उसका अंदाज और लहजा बदल गया। अंदाज में जीत, खुशी, नफरत, तिरस्कार सब था। मैंने सबसे पहले उनकी खाल नोची, फिर उनका गोश्त भी नोच लिया। उन्होंने जितना मुझे नोचा था, मैंने उसका दुगना उन्हीं की तरह, जंगली गिद्ध की तरह नोचा। वो बेदर्दी से कह रही थी। माँ ने पीछे होते बेयकीनी से मिथिलेश को देखा। वो पत्थर बने खड़े थे। मुझे गर्व है तुम पर तानिया, मुझे गर्व है तुम्हारी पैदाइश पर। हैप्पी बर्थडे तानिया। सीने कहते हुए मिथिलेश ने उसे सीने से लगाया तो वो फिर से सिसकने लगी। मिथिलेश ने उसके सर पर होंठ रख दिए। तानिया के पीछे खड़ी अपनी बीवी को पास करते दोनों को एक साथ सीने से लगाया। बाप से अलग हुई तो तानिया को माँ का ख्याल आया। अगले ही पल वो माँ के गले लगी, जो उसकी तकलीफ सुनते सुनते उससे भी ज़्यादा रो रही थी। महीनों का दर्द आंसुओं में बहने लगा। दिल का बोझ भी काफ़ी हद तक कम होने लगा। वो गहरी नींद में थी। कई बार उसकी आंख खटपट की आवाज़ से खुली, लेकिन नींद इस कदर ज़्यादा थी कि आंखें वापस बंद हो जाती। लेकिन फिर कोई बड़ी भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आई और वो झटके से उठ बैठी।
हे भगवान, डर के मारे उसके मुंह से निकला था। फिर वो धीरे धीरे कदम उठाती कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरते नीचे आई। एक छोटा सा कॉटेज था, नीचे 2 कमरे और लॉन्ज था, ओपन किचन था। दूसरी तरफ से घर के अंदर ही ऊपर जाने की सीढ़ियां थीं, जहां एक बड़ा सा कमरा था। सुस्ती से कदम उठाती वो नीचे आई, कदम किचन की तरफ बढ़े। फिर अचानक गहरी सांस ली। काली बनियान में एप्रिन बांधे, बालों को पोनी में कैद किए वो नाश्ता बनाने में बिजी था, या फिर बनाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या एकदम से मुस्कुराई। वो उसकी मदद नहीं करता था, बल्कि उसके काम और भी बढ़ा देता था। 15 मिनट में नाश्ता बनाकर उसे घंटे भर की सफाई में बिजी कर देता। अब यशवर्धन सिंघानिया का ये रोज का रूटीन बन गया था। अनन्या धीरे से कदम उठाती यशवर्धन के पीछे गई और पीछे से यशवर्धन को अपनी बाहों के घेरे में लेती अपना सर उसकी पीठ से टिका गई। यशवर्धन गहराई से मुस्कुराया, लेकिन अपना काम जारी रखा। तो ये सजा चुनी थी यशवर्धन तुमने मेरे लिए? वो अफसोस से बोली। मेरे हाथ का नाश्ता तुम्हें सजा लगती है? वो हाथ रोकते नाराजगी से पूछने लगा। छोड़िए इस बात को। तुम्हारे हाथ का नाश्ता तो मुझे आजमाइश लगती है, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद जो किचन का कबाड़ा करते हो ना, दिल और खून दोनों जला देते हो। यशवर्धन की पीठ पर सर रखे आंखें मूंदते कहा। तो यशवर्धन मुस्कुराया। नाश्ता बनाने के बाद सफाई भी खुद क्यों नहीं करते? यशवर्धन की तरफ से कोई जवाब न आने पर वो मुंह बनाती पीछे हुई। क्योंकि ये तुम्हारा काम है, आराम से कंधे उचकाए। तो ये भी मेरा ही काम है जो आप कर रहे हैं, अनन्या ने जताया। अपनी बीवी की कभी कभी मदद कर देनी चाहिए, अनन्या के माथे को चूमते हुए शरारत से कहा। साथ ही पैनकेक एक प्लेट में निकाले। अनन्या ने मुस्कुराती गहरी सांस ली। 2 महीने पहले सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा था। जब रात देर तक वो इंस्पेक्टर राणा का इंतजार करता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर राणा की जगह मिथिलेश कमरे में आया था। यशवर्धन ने खामोशी से उसे देखा। वो यशवर्धन के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। कुछ पल अपने हाथों को देखते रहने के बाद उसने यशवर्धन को देखा, जो उसे ही देख रहा था। तनु से सारी हकीकत जानकर आ रहा हूँ, बात की शुरुआत की। यशवर्धन खामोश रहा। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, नमी आंखों के अंदर धकेलते मिथिलेश ने सर झुका लिया, जबकि यशवर्धन उसे ही देख रहा था। कल एसपी साहब तुम्हें मार देंगे। उनका प्लान तुम्हारा इनकाउंटर करने का था। मिथिलेश जो बता रहा था, ये सुनकर यशवर्धन चौंका नहीं था। सिर्फ एक ही शब्द कहा था, तो ये कि मैं भागने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिथिलेश ने एक गहरी सांस लेते हुए बहुत सोच समझकर उसके सामने ये ऑफर रखी थी। तो मेरी मदद क्यों करोगे? यशवर्धन का अंदाज सख्त था। एहसान चुकाने के लिए। तुमने मेरी बेटी तनु को बचाया था। आज वो हाथ जोड़कर मेरे सामने आई थी और बहुत रोई थी कि तुम्हें बचा लूं। यशवर्धन उसकी बात पर कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। गद्दारी करोगे अपनी वर्दी से? सवाल नहीं, चाबुक था जो यशवर्धन ने मारा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर गए। यशवर्धन मुस्कुराया। हर कोई ही फरेबी था, बस धोखा देने की वजह अलग अलग थीं। कोई पैसों के लिए तो कोई जज्बात, एहसास और ज़मीर को शांत करने के लिए, लेकिन थे सब फरेबी। मैं कैसे भरोसा कर लूँ तुम पर? यशवर्धन ने शक भरी नज़रों से उसे देखा। क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास सिवाय मुझ पर भरोसा करने के। यशवर्धन ने कुछ देर के बाद सर हिलाया। फिर मिथिलेश वापस आने का कहकर चला गया और फिर रात के 3 बजे वापस लौटा और उसे अपना प्लान समझाया। तनु ने उसे बताया था कि जिन गुंडों से यशवर्धन ने तनु को बचाया था, वो गुंडे कहाँ हैं। यानी मनोहर देसाई का मैनेजर और उसका दूसरा साथी, जिन्हें सागर ने पहले तो तहखाने में रखा था, लेकिन न्यूयॉर्क जाने से पहले तहखाने से निकाल कर किसी दूसरी सेफ जगह पर पहुंचा दिया था, जिसके बारे में सिर्फ तनु जानती थी। फिर ज़्यादा देर न लगी सब कुछ सेट करने में। एसपी साहब के दिए गए प्लान में बस थोड़ा सा बदलाव किया गया था। जिस रास्ते यशवर्धन को जाना था, वहाँ पहले से मनोहर के मैनेजर की बॉडी रखी गई थी। यशवर्धन देखने में तो जंगल के अंदर गया था, पर वहाँ रास्ता मोड़ गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी मिथिलेश के कहने पर बदलाव किए गए थे। उसी रात यशवर्धन लंदन आया अपनी नई पहचान से और टैक्सी लेकर उसी एड्रेस पर गया जो अनन्या ने उसे दिया था। डोरबेल बजाने पर भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने दरवाजे के पास रखा गमला उठाया। फिर मैट के नीचे से घर की चाबी मिली। दरवाज़ा खोलकर धीरे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने अंदर कदम बढ़ाने पर अनन्या को बीच लॉन्ज में बेहोश पाया। वो दरवाज़ा बंद करता दौड़कर उसके पास आया, उसे सीधा किया।
होश में आने के बाद उसने पहला काम ये किया था कि उसने एक जोरदार थप्पड़ यशवर्धन सिंघानिया के मुंह पर मारा था। थप्पड़ इतना तेज था कि कुछ पल के लिए अपना गाल पकड़े सुन्न रह गया। फिर वो यशवर्धन के गले लगी उसके होने का यकीन करती रही और रोती रही। फिर यशवर्धन ने उसे मोहब्बत से सब समझाया। वो सब कुछ छोड़ आया था, अपने बाप का घर, फैक्ट्री, सब कुछ, सिवाय अपने माँ बाप का छोड़ा हुआ एक पुश्तैनी मकान, जिसे वो अरेस्ट होने से पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेच कर आया था कि 1 साल के बाद वो वापस इसे डबल कीमत पर खरीदेगा अपनी मेहनत की कमाई से। ये उसके लिए बहुत दर्दनाक फैसला था। उसे अपने बाप के नाम और उनसे जुड़ी हर चीज़ से इश्क था, जिसे वो अपने बाप के इश्क में ही छोड़ आया था। वो जब अनन्या के पास लौटा तो उसके पास कुछ भी नहीं था, इतना पैसा भी नहीं कि वो अनन्या को 2 वक्त का खाना भी खिलाता। वो अपने अलावा और अपने माँ बाप की तस्वीर के अलावा अपने पीछे सब छोड़ आया था। कुछ दिन गुजरे तो अनन्या ने हिम्मत जमा करते अपने बाप से अपना हिस्सा मांगा, जो खुशी से उन्होंने अनन्या को दे दिया। कुछ दिन लगे फैसले में, फिर दोनों ने मिलकर एक छोटा सा मार्ट खोला। यशवर्धन सिंघानिया, जो कभी ऐसी दुकानों पर भी नहीं जाता था, आज उन्हीं दुकानों पर, अब उसी दुकान में एक सेल्स बॉय का काम कर रहा था। पर दिल में सुकून था, जमीर भी खुश था और ज़िंदगी भी। फिर उसकी बात सागर से हुई, जो न्यूयॉर्क के किसी होटल में वेटर की नौकरी कर रहा था। सागर से सौम्या के बारे में पूछा तो इतना ही पता चला कि सौम्या को घर से बाहर निकलते नहीं देखा। सागर ने यशवर्धन को सौम्या से मिलने पर जोर दिया, लेकिन वो इनकार कर गया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आर्यन उसके ना होने के बाद सौम्या को कैसे रखता है। अगर वो सौम्या को कबूल करता है बिना उसके डर के और उसे पत्नी होने का हक देता है तो ठीक, वरना वो सौम्या का फैसला लेगा। लेकिन फिर 2 महीने में उसे मालूम हुआ कि आर्यन ने न सिर्फ उसे कबूल किया, बल्कि उसने यशवर्धन सिंघानिया की शहजादी को रानी बनाकर रखा है। उसके अंदर एक सुकून और खुशी की लहर उतर गई थी, अपनी पसंद और अपने फैसले पर। 3 दिन पहले उसे खबर मिली कि सौम्या माँ बनने वाली है। इस खबर ने खुशी के मारे उसकी रातों की नींदें उड़ा दी। उसे अपना आप हवा में डोलता लग रहा था। फिर बिना देर किए उसने अपने और अनन्या की न्यूयॉर्क की टिकट कंफर्म करवाई। जिन लोगों को सौम्या की निगरानी के लिए रखा गया था, आगे से पैसे न मिलने पर उन्होंने खुद ही काम करने से इनकार कर दिया था, और जिसकी ज़रूरत अब खुद यशवर्धन को भी नहीं थी। आर्यन को चेकअप कराने पर पता चला तो उसकी खुशी की कोई हद न रही। आर्यन की माँ भी सौम्या का पहले से ज़्यादा ख्याल रख रही थी। जब वो खाने से इनकार करती तो ज़बरदस्ती डांट कर खिलाती। आर्यन उन सबके बीच सिर्फ मुस्कुराता। आर्यन घर से बाहर खड़ा कॉफ़ी पीते हुए मौसम का मज़ा ले रहा था, जब सौम्या उसके बराबर आकर खड़ी हुई। अब वो लड़ती नहीं थी, बल्कि बहुत मैच्योर हो गई थी और खामोश भी। आर्यन ने मुस्कुराकर कॉफ़ी का आधा कप उसकी तरफ बढ़ाया, जो सौम्या ने खामोशी से थाम लिया। आर्यन, आपको बेटा चाहिए या बेटी? अब वो आर्यन से आप करके बात करने लगी थी। अंदाज में ठहराव भी आ गया था। आर्यन उसके सवाल पर हंसा। मैं तुम्हें ज़रूर बताता, अगर तुम्हारे बस में होता तो। आर्यन ने कहने के साथ ही उसके आसपास अपने बाजू फैलाए। बेटा हो या बेटी, दोनों पर मैं बराबर खुश हूँ। आर्यन के कहने पर वो मुस्कुराया। अगर बेटा हुआ तो नाम क्या रखेंगे? सौम्या ने कप के किनारों पर उंगली फेरते हुए पूछा। मम्मा की ख्वाहिश थी पोता पोती की, तो उन्हीं से नाम पूछेंगे। वैसे भी अभी बहुत टाइम है। आर्यन ने गहरी सांस लेते आसपास अपनी बाहों का घेरा तंग किया। तो ये टाइम भी जल्दी गुजर जाता है। पोता पोती की ख्वाहिश मुझे है, पर पहली औलाद सौम्या की है, तो नाम भी वही रखेगी। अगर पसंद ना आया तो हम बदल लेंगे। घर से बाहर निकलकर उन्हीं की तरफ आती आर्यन की माँ उनकी आखिरी बात सुन चुकी थी, और सौम्या की उलझन भी। हाँ, ये भी ठीक है। आर्यन को क्या एतराज़ होता? वो माँ के ख्याल पर मुस्कुराया। हाँ तो सौम्या, क्या नाम सोचा है? छोटे से लॉन में मौजूद कुर्सियों पर बैठते आर्यन की माँ ने सौम्या से पूछा, जो बेचैनी से अपने होंठ कुचल रही थी। सौम्या, आर्यन ने उसे खामोश देखकर पुकारा। यशवर्धन, सौम्या ने एक नज़र देखकर कहते सर झुका लिया। एक पल के लिए आर्यन और उसकी माँ चुप हो गए। सौम्या ने नज़र उठाकर उन दोनों को देखा जो उसे ही देख रहे थे। वो मैंने तो बस सोचा है, लेकिन कहते कहते वो रुक गई, आंखें भीगने लगीं। कोई बात नहीं, हम यही नाम रखेंगे। क्यों मामा? सौम्या को रोते देखकर आर्यन फौरन उसके करीब हुआ था। हाँ बिल्कुल, यशवर्धन तो बहुत प्यारा नाम है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा।
तो सौम्या रोते रोते मुस्कुरा दी। काश अगर वो यशवर्धन से आज मिल सकती तो कहती कि उसका फैसला बहुत अच्छा था, उसे आर्यन जैसा हमसफ़र कभी नहीं मिल सकता था। कुछ देर बातें करने के बाद वो तीनों अंदर चले गए। सौम्या को किचन में आने से सख्ती से मना किया गया था, इसलिए वो लॉन्च में बैठी थी और किचन की तरफ देख रही थी, साथ ही बार बार पूछ भी रही थी कि मैं आ जाऊं हेल्प कराने के लिए। सौम्या, सुकून से बैठ जाओ यार, तुम घंटे घंटे भर भी पूछती रहोगी तो उनका जवाब ना ही होगा, उल्टा डांट सुनोगी उनसे। लैपटॉप पर बिजी आर्यन ने गहरी सांस लेते कहा। मैं बोर हो रही हूँ आर्यन, सौम्या ने मुंह बनाते कहा। इजाज़त हो तो आपकी बोरियत दूर कर दूं? लैपटॉप से नज़र हटाकर आर्यन ने शरारत से पूछा। जवाब में सौम्या ने सोफे से कुशन उठाते आर्यन पर फेंका। आर्यन वापस मारने ही लगा था जब डोरबेल बजी। सब्र करो, तुम्हारी बोरियत का इलाज अच्छे से करूँगा। आर्यन सौम्या पर कुशन फेंकता दरवाजे की ओर बढ़ गया। कौन आया है? अब तक वापस क्यों नहीं आया आर्यन? किचन में खड़ी आर्यन की माँ ने सौम्या से पूछा। पता नहीं आंटी जी, मैं देखती हूँ। कोई अंदर भी नहीं आया, सौम्या कहने के साथ खड़ी हुई थी और खुद भी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ आर्यन, कौन है गेट पर? सौम्या की आवाज़ पर चौखट पर मौजूद लोगों को देखते हुए आर्यन ने पलटकर सौम्या को देखा तो सौम्या की नज़र उससे होते हुए दरवाजे पर गई और एकदम पत्थर हो गई। वो पत्थर बने दरवाजे पर खड़े यशवर्धन सिंघानिया को देखने लगी। हर पल बरसने को तैयार उसकी आंखें एक बार फिर तेजी से भीगने लगी थीं। सौम्या, यशवर्धन की आंखों से भी आंसू टूट कर गिरे थे। वो खुश था कि आर्यन उसे खुश रख रहा था, वो जानता भी था इस बात को। लेकिन आज सौम्या के चेहरे पर छाई संजीदगी और मुरझाया चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ कि 2 महीने उसे खुद से दूर रखकर वो उसे बहुत तकलीफ दे चुका था। आगे बढ़ते यशवर्धन ने उसके पत्थर वजूद को बाजुओं के घेरे में भर लिया। यशवर्धन के वजूद की खुशबू थी कि सौम्या उससे पल में दूर हुई। यशवर्धन चौंक गया। वो बेयकीनी से आगे बढ़ी, यशवर्धन के चेहरे को छूने लगी, जैसे उसके होने का यकीन कर रही हो। यशवर्धन के चेहरे पर अपने हाथ फेरते देख वो झटके से यशवर्धन के सीने से लगी। उसका बस न चला कि यशवर्धन को अपने अंदर छुपा ले। भाई, वो रोते हुए यशवर्धन के हाथ अपनी मुट्ठियों में दबोच गई। सौम्या का सर चूमते हुए वो उसकी पीठ थपकने लगा। नज़र ऊपर उठी तो सामने आर्यन की माँ को पत्थर बने खड़े देखा, जो यशवर्धन को ही देख रही थी। यशवर्धन ने शर्मिंदगी के अंदाज में चेहरा झुका लिया। सौम्या, मेरी गुड़िया। काफ़ी देर के बाद भी जब वो यशवर्धन से पीछे न हटी तो यशवर्धन ने नरमी से उसे खुद से अलग किया। मैंने न्यूज़ में देखा था कि आप। वो आगे न बोल सकी। अंदर आइए, सौम्या का इतना रोना इसकी तबीयत के लिए ठीक नहीं। आर्यन ने अंदर आने की दावत दी तो यशवर्धन सौम्या को अंदर लिए दाखिल हुआ। उसके पीछे अनन्या भी दाखिल हुई। यशवर्धन ने सौम्या को बहलाते सारी बातें सुनाई। अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला भी आर्यन और उसकी माँ के सामने रखा। कुछ वक्त तक खामोशी रही। आर्यन की माँ ने उन्हें नई ज़िंदगी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। वो इतने समय में पहली बार बोली थी। उनकी बातों से अंदाज़ा हो गया कि वो यशवर्धन को माफ़ कर चुकी हैं। अब क्या नाम रखना है सौम्या बेटे का? अगर यशवर्धन रखोगी तो 2-2 यशवर्धन हो जाएंगे। आर्यन की माँ के छेड़ने पर वो हंसने लगी। जब से खामोश बैठे आर्यन गौर से उसकी हंसी देख रहा था। इस 2 महीने में आर्यन ने उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी और कामयाब भी हुआ था। सौम्या हंसी भी थी और मुस्कुराई भी थी, लेकिन आज उसकी हंसी बहुत खनकती हुई थी, जैसे घुंघरू से बज रहे हों। आंखों की चमक भी वापस लौट आई थी। मुरझाया हुआ चेहरा एकदम ताज़ा हो गया था। अब मैं सिर्फ यश नाम के बारे में सोच रही हूँ, उसने शरारत से आर्यन को देखते हुए कहा। लेकिन इससे पहले ही यशवर्धन ने उसकी बात काटी। नहीं, ये नाम पहले ही बुक हो चुका है। यश मेरे बेटे का नाम होगा। यशवर्धन के कहने पर सबकी नज़रें अनन्या पर ठहर गईं, जो बौखलाती यशवर्धन के बाजू पर जोर से नोच गई। ओह सॉरी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर भगवान ने चाहा तो जल्दी होगा, इसीलिए नाम बुक है। तुम दूसरा ढूंढो। यशवर्धन ने साफ इनकार किया। वो बार बार एक निगाह आर्यन पर भी डाल लेता, जो मुस्कुरा तो रहा था फिर भी बिल्कुल खामोश था। मैं भी मजाक कर रही हूँ भाई, नाम तो मम्मी जी डिसाइड करेंगी। सौम्या ने बेहद सुकून और धन्यवाद से भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा तो आर्यन की माँ के साथ आर्यन भी चौंका, क्योंकि इस समय में वो यशवर्धन के आने से पहले तक आंटी ही बोलती थी। बातों का सिलसिला काफ़ी लंबा हो गया था, जिसमें सिर्फ 2 लोग बातें कर रहे थे, सौम्या और यशवर्धन। बाकी सब मुस्कुराते हुए उनके साथ बैठे थे। खाना शुरू हुआ तो खाने के दौरान सौम्या का ध्यान आर्यन पर गया।
उसे महसूस हुआ जैसे आर्यन बहुत ज़्यादा चुप है, जबकि इतने समय में उसे उस पर यह राज तो खुल चुका था कि वो बहुत बातूनी, बहुत शरारती और नरम तबीयत का इंसान है। लेकिन अब खामोश था तो कुछ तो बात जरूर थी। मामा आप बैठे, मैं चावल लाता हूँ। चावल की ट्रे अपनी माँ को उठाते देखकर फौरन बोला, नहीं आप दोनों बैठो, मैं लाती हूँ। सौम्या फौरन खड़ी हुई, तुम आराम से बैठकर खाना खाओ, मैं ले आता हूँ। सौम्या को बिठाते वो उठ गया, जबकि यशवर्धन और अनन्या उनके एक दूसरे का ख्याल रखना देखकर मुस्कुराए थे। मम्मी मैं अभी आती हूँ। सौम्या भी खड़ी होती खुद भी किचन में चली गई। आर्यन की माँ गहरी सांस लेती मुस्कुराई। उन्हें खुशी हुई थी कि वो लड़की घर वालों के सामने पति को इज्जत देना जानती थी। आर्यन आपको क्या हुआ है? परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, वो मुस्कुराया। तुम खुश हो ना? मुस्कुराते पूछा। हाँ हूँ, और आप? हाँ में सर हिलाते पूछा। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मुस्कुराते हुए अपना रुख सौम्या की ओर किया, जो संजीदगी से उसे देख रही थी। पर मुझे लग नहीं रहे, क्या तुम यशवर्धन भाई से डर रहे हो? सौम्या को ख्याल आया। आर्यन ने हैरानी से उसे देखा। नहीं, यशवर्धन भाई से नहीं, तुमसे डर रहा हूँ, वो संजीदगी से कहते सौम्या के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ। सौम्या उलझ गई। मुझसे क्यों? ना समझी से पूछा। तुमने मेरे साथ समझौता किया था क्योंकि तुम्हारे पास कोई और सहारा नहीं था, पर अब तुम्हारी ताकत, तुम्हारा सहारा वापस लौट आया है। सौम्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई। किसी ने मुझसे कहा था, औरत का सबसे मजबूत रिश्ता उसका पति होता है, और अब सबसे मजबूत सहारा भी। और मैं इस बात को यकीन भी करने लगी हूँ। और मेरी ताकत मेरा भाई नहीं, मेरा पति है। सौम्या के कहने पर वो एकदम से मुस्कुराया। और अगर तुमने फिर गुंडागर्दी शुरू कर दी मेरे साथ, फिर? सौम्या के कंधों पर सर टिकाते शक भरी नज़रों से सौम्या को घूरते शरारत से मुस्कुराया। वो तो मैं पहले भी करती थी, अब भी करूँगी। बस बीच में दुखी थी, इसीलिए सब भूल गई थी। सौम्या ने कंधे उचकाने चाहे, जो आर्यन के हाथों के बोझ तले दबे थे। गुंडागर्दी की इजाज़त है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी गुंडागर्दी के लिए तरस गया हूँ। आर्यन के दिल में सुकून उतर गया था। उसे अपनी बही पहले वाली लड़ती झगड़ती सौम्या चाहिए थी, जो कुछ ही महीनों में एकदम मुरझा कर रह गई थी। इजाज़त हो तो मैं चावलों की ट्रे लेने आ जाऊं? काफ़ी देर इंतजार के बाद अनन्या ने आवाज़ लगाई तो किचन में खड़े दोनों झटके से सीधे हुए। सौम्या के घर 2 दिन रुकने के बाद यशवर्धन उन्हें लंदन आने की दावत देकर अनन्या के साथ वापस लंदन चला गया। सागर, मैं तुम्हारे फैसले पर खुश हूँ, यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी, जिस पर यशवर्धन ने हाथ के इशारे से उसे सब्र करने को कहा। रिसेप्शन यहीं करना। हाँ बिल्कुल, सौम्या तो खुशी से झूम जाएगी। ठीक है, इंतजार करेंगे, यशवर्धन ने कहकर फ़ोन काटा तो अनन्या ने बेचैनी से पूछा, कौन सा फैसला? कौन है? सागर ने एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया था, मिल भी गई है, तो अब शादी करना चाहता है, खुशी से बताया। और लड़की पसंद कर ली? संजीदगी से पूछा। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में तानिया का ख्याल आया, पर वो दबा गई। सबकी अपनी ज़िंदगी पर हक था। हाँ, तानिया से करना चाहता है। सच? एकदम खुशी से पूछा। हाँ, यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया। वो कमरा बंद किए अंधेरे में लेटी थी। काश सागर भी उससे मोहब्बत कर लेता। कितना मुश्किल था गुजारा उसके बिना। लेकिन वो क्यों करता? एक ऐसी लड़की से मोहब्बत क्यों करता जिसके बारे में वो जानता था, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। दिल तड़पने लगा था एक बार उस इंसान को देखने के लिए। एक बार अपने बाप के सीने से लगकर रोने के बाद उसका दिल नरम हो चुका था। वो अपने हालात की जिम्मेदार अपने बाप को नहीं समझती थी, मगर अपनी वापसी और खुदकुशी जैसा गलत कदम न उठाने के लिए अपने बाप की अच्छाई, ईमानदारी की वजह जरूर समझती थी। यकीनन वो उसके बाप की अच्छाई का ही सिला था, फिर चाहे जरिया यशवर्धन सिंघानिया ही क्यों न बना हो। तनु जाग रही हो? मिथिलेश जी कमरे में दाखिल होते पूछने लगे। जी। आंसू साफ करते बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाला था। मिथिलेश जी ने लाइट जलाई। तुम ठीक हो? उन्होंने तानिया के पास बैठते पूछा। मिथिलेश को उसकी आंखें रोई रोई सी लगीं। तुम ठीक हो तनु? तनु के पास बैठते पूछा। जो कुछ उसके साथ हो चुका था, उसके बाद उसका अकेले में रोना उम्मीद के उलट नहीं था। जी। आपको कोई काम था? नज़र चुराते पूछा। वो जानती थी उसके आंसू उसके बाप को तकलीफ देते हैं। तुम्हारा रिश्ता आया है। तनु ने नज़र उठाकर खामोशी से उन्हें देखा। दिल में चलती बेचैनी और हलचल एकदम शांत हो गई। तनु तनु को खामोश देखकर पुकारा। जी। जैसा आपको सही लगे, लेकिन मेरे बारे में हर बात उन्हें बता दीजिएगा। सर झुकाती वो फैसला कर चुकी थी।
वो वापस कभी नहीं आने वाला था, अगर वो सारी उम्र भी इंतज़ार करती तब भी। लेकिन अब और अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं दे सकती थी। लड़का अकेला है, उसको इन सब बातों से कोई ऐतराज़ नहीं, और घर में कोई है नहीं जिसे ऐतराज़ हो। मिथिलेश जी ने सर पर हाथ रखते कहा तो वो खामोशी से सर झुका गई और मुश्किल से अपने आंसू बर्दाश्त करने लगी। फिर देर नहीं करते, लड़के को जल्दी है, 2 दिन बाद ही शादी कर देते हैं। उनके जाने के बाद वो बेजान सी बेड पर लेट गई जैसे पहले लेटी थी। उसने पूछा नहीं कि शादी किससे हो रही है। वो इंसान सागर नहीं था, फिर चाहे कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता था। सादे से लाल जोड़े में बिना किसी सजावट के उसे ड्राइंग रूम में लाकर बिठाया गया। सर झुका हुआ था, शर्म से नहीं बल्कि गम और तकलीफ से। अंदर से कोई तेज पुकार रहा था कि पीछे हट जाओ, पर वो आवाज़ उसने अपने फैसले के आगे दबा दी। ये मजबूती भी उसे उसी इंसान ने सिखाई थी। ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे शादी में। शायद उसके माँ बाप ने इस हादसे के बाद ख़ानदान के लोगों से भी मिलना कम कर दिया था। यूं ही उसकी नज़र अपने सामने उठी तो यूं ही उसकी नज़र उठी तो अपने बराबर में बैठे सागर को देखा। उसके होंठों पर नरम मुस्कान थी, लेकिन तानिया को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। वो सागर को देखती चली गई, लगा ये कोई सपना है। आंसू गालों पर बहते चले गए। बर और बधू शादी के लिए तैयार हो जाए, पंडित जी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, लेकिन उसे कुछ होश कहाँ था। शादी हो चुकी थी और उसे पता भी नहीं चला। जब उसके बाप ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया, कुछ देर बाद उसकी माँ उसे कमरे में ले गई। कितनी ही देर गुजर गई कि दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आई। मुझसे शादी क्यों की आपने? मुझसे शादी के लिए आप न्यूयॉर्क से हिंदुस्तान क्यों आए? अपने हाथों पर मर्दाना हाथ देखते उसने आंसुओं का गोला गले में उतारते पूछा। हाँ, तुमसे शादी के लिए वापस आया हूँ, और 2 दिन के बाद ही हम वापस न्यूयॉर्क जा रहे हैं। सारे इंतजाम मैंने पहले ही कर लिए हैं। और रही बात शादी क्यों की, तो कहने के साथ ही उसने तानिया को खुद में खींच लिया। उसकी अचानक इस हरकत पर तानिया की सांसें रुक गईं। इसलिए शादी की थी तुमसे? मेरा हमेशा से दिल चाहता था, जब भी मैं तुम्हें देखता था तो मुझे लगता कि तुम्हें खुद में समेट लूं, अपने सीने से लगा लूं। तानिया भी उसके सीने से लगी थी। हमेशा संजीदा और सख्त नज़र आने वाले इंसान के मुंह से ऐसे नरम शब्दों की उम्मीद नहीं थी। मेरी हकीकत जानने के बावजूद उसके साथ लगे दिल में उठती चुभन दबाई। सागर ने संजीदा होते उसे खुद से अलग किया। हकीकत जानने के बावजूद नहीं, हकीकत जानने के बाद ही। प्यार से कहा, तानिया। तानिया की आंखें भीगने लगीं। मैं एक ऐसी ही लड़की डिज़र्व करता था, तानिया, जो गिरकर उठना जानती हो, जो बहुत बहादुर हो, जिसे देखते मुझे उसके साथ की तमन्ना हो। उसकी बात पर तानिया सर झुकाए मुस्कुराई। और मेरे 10 साल बड़े होने के बाद मुझे बुढ़ा मत समझना। उसके शरारत से कहने पर वो हंस पड़ी थी। पहले क्यों नहीं आए? शिकवा किया। एक एसपी की लड़की का रिश्ता मांगना था, अच्छी नौकरी होना जरूरी था, बस उसी की तलाश में देर हो गई। तानिया उसके सीने से सर टिका गई। अगर उस वक्त वो होश में होती तो जब उसके बाप ने रिश्ते के बारे में पूछा था, एक बार जरूर सोचती कि ऐसा कौन है वो इंसान जो उसका अतीत जानने के बाद भी उससे शादी करना चाहता है। जबकि उसने अपने माँ बाप के अलावा 2 ही मेहरबान चेहरे देखे थे, एक तो यशवर्धन सिंघानिया का और दूसरा सागर का। ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था, नज़रों का फरेब। वो गहरी सांस लेती बोली। सागर भी भरपूर मुस्कुराया। अगर फरेब इतना हसीन होता है तो दिलो जान से कबूल है तानिया। वो तानिया को अपने सामने करते मोहब्बत से बोला। मुझे भी। तानिया थोड़ा ऊंचे होते उसके माथे पर होंठ रख गई। उसके होंठों के नरम स्पर्श पर सागर के वजूद में ठंडक उतरी थी। उसने बड़ी शिद्दत से तानिया को अपने आप में समेट लिया था, और तानिया ने भी सुकून से आंखें बंद करते हुए अपना आप सागर के हवाले कर दिया। वो इस सुकून के लिए कब से तरस रही थी, और ये सुकून उसे सागर की बाहों में आकर ही मिला था। तो दोस्तों, हमारे इस नॉवल का यहाँ पर एंड होता है। आपको हमारी नॉवल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ।